उत्तर प्रदेश राजनीति का एक बड़ा केंद्र है। इस वक्त पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर बनी हुई हैं, समाजवादी पार्टी के झगड़े के तौर पर नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के तौर पर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक खास शख्सियत ओम माथुर, जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति में मंथन में लगे हुए हैं और सारे लोगों की नजर भी उनके ऊपर बनी हुई है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिर ऐसा वो क्या करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमें सत्ता में बैठी दिखाई देगी। ओम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके बारे में कहा जाता है बहुत शांत हैं, सरल हैं, स्वाभाविक हैं, लेकिन आपके अंदर राजनीति का तूफान चलता रहता है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए दोनों बातें आवश्यकता है। राजनीतिक दृष्टि से तूफान यानी किस तरह से आगे का प्लान करना और कार्यकर्ताओं से संबंध के नाते शांत और सरल रहना, ये दोनों गुण आवश्यक होते हैं। और प्रभु कृपा से और जो मैंने प्रारंभ में संघ से जो सीखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जी, उसकी वजह से ये दोनों गुण मेरे पास है। स्वाभाविक तौर पर आप शांत लगते हैं, लेकिन आपके विरोधी पार्टियों के नेता, आपके विरोधी पार्टियों से जुड़े हुए लोग काफी बेचैन हैं आपके स्वभाव के कारण, क्योंकि दूसरे पार्टी के नेताओं में इतना हड़कंप मचा हुआ है कि कब किस राजनीतिक पार्टी से कौन सा बड़ा चेहरा निकलकर आप उसे बीजेपी में ले आए। देखिए, उसका कारण है हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी। ये पार्टी किसी परिवार की नहीं, किसी समाज की नहीं, किसी क्षेत्र की नहीं या किसी व्यक्ति की नहीं। और जब इस पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से बाकी पार्टियों में एक भय पैदा होता है। इस पार्टी को 1950 से यहां तक अगर किसी ने पहुंचाया है तो हमारे लाखों ऐसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने यहां तक पहुंचाया। और जिस प्रकार से देश भर में माहौल बना है और पिछले 10-15 वर्षों से जिस प्रकार से इस देश में घपले और घोटाले निकले हैं, और ये ध्यान स्वाभाविक रूप से आम मतदाता के मन में ये भाव पैदा हुआ, मेरे देश को किस तरह से लूटा जा रहा है। और ये कोई हमने नहीं निकाले घपले घोटाले, ये हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं ने निकाले। और इसलिए आम लोगों के मन में भाव, कोई कल्पना कर सकता था कि केंद्र में मंत्री में बैठा हुआ जेल जाएगा? तो ये केंद्र की जो हमारे लोकतंत्र की मजबूत जड़ें हैं उसकी वजह से तो स्वाभाविक रूप से एक भाव पैदा हुआ, इस लूट से कौन बचा सकता है। और ध्यान गया गुजरात के मुख्यमंत्री की तरफ जी। काश अगर गुजरात के मुख्यमंत्री के हाथ में देश की बागडोर आए और कार्यकर्ता भी उनके पीछे खड़ा हुआ, और जो वायुमंडल बदला पूरे देश में। अगर आज से 2.5 साल पहले के दृश्य देखें तो हमारा देश एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा था जी। दुनिया में हमारे कोई वजूद नहीं था, हमारे नेतृत्व पे भरोसा उठ चुका था। लेकिन अब नेतृत्व पे भरोसा हुआ, दुनिया में भी हमारा वजूद खड़ा हुआ और हमारा कार्यकर्ता इस आधार पे खड़ा हुआ। तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश की थी, क्योंकि पिछले 10-15 वर्षों से उत्तर प्रदेश तीसरे और चौथे की रेस में हम लोग चल रहे थे। स्वाभाविक रूप से उस समय के हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और आज के हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने 2014 में जिस प्रकार की व्यूह की, कोई कल्पना से बाहर थी कि 80 में से 71+2 सीट हमारा एनडीए जीत के आएगा। तो स्वाभाविक रूप से मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती 2014 के चुनाव के वर्डिक्ट को 2017 तक मेंटेन करना। आप मानते हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे का एक बड़ा कारण रहा? निश्चित रूप से। यानी कि चुनावी राजनीति में चेहरे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नहीं, देखिए, ये अलग अलग विषय होता है, चेहरा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इस पार्टी का अगर कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है तो वो किसी भी तूफान से, किसी भी चुनौती से संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। कार्यकर्ताओं में भय भी है। भय इस बात का है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश के चेहरों पर उतना विश्वास नहीं है, यही कारण है कि आयातित किए जा रहे हैं। मैं आपके इस प्रश्न को सिरे से खारिज करता हूं। देश भर में वायुमंडल बदला है। 1950 से लगाकर यहां तक का इतिहास देखेंगे तो हमारे साथ बहुत लोग आए, नए लोग आए, जो कोई जमाने में हमारे घोर विरोधी हुआ करते थे। हमारे नेता ने स्लोगन क्या दिया? सबका साथ सबका विकास। और नरेंद्र मोदी जी का अगर पहला भाषण अगर आपने संसद का सुना हो तो उन्होंने कहा कि इस देश को बनाने में मैं ही नहीं, अब तक जिन जिन लोगों ने इस देश में काम किया उन सब ने इस देश को बनाया है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
मैं सबका साथ की अपेक्षा करता हूं। तो जो हमारे विचारधाराओं से, हमारी बात से, हमारे नेतृत्व में विश्वास करके जो आ रहा है, और हमने तय किया है कि हम नीचे पहले हमारी जिले की टीम को कॉन्फिडेंस में लेंगे, हमारे कैडर को कॉन्फिडेंस में लेंगे, फिर हम जोड़ रहे हैं। और हम तो, हमारा कार्यकर्ता हर एक आने वाले का स्वागत करता है। हम तो, अगर हमारा परिवार बड़ा होता है तो हमारे कार्यकर्ता को प्रसन्नता होती है। तो ये जो जितने भी नेता अभी आपने लिए हैं बीजेपी में, जिन्हें शामिल कराया, क्या कार्यकर्ताओं को आपने भरोसे में लिया? बिल्कुल, सबकी सलाह से। नहीं तो अगर इतनी बड़ी मात्रा में लोग आए होते तो आज हमारे पार्टी में किस प्रकार के स्वर आप लोग दिखाते डे टू डे, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। लेकिन सबने स्वागत किया, जम के स्वागत किया, और कार्यकर्ताओं को प्रसन्न है कि मेरा परिवार बढ़ रहा है। हमारा कार्यकर्ता मैं से बाहर निकलता है, वो पार्टी का विकास देखना चाहता है, और जब पार्टी विकास देखती है तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता प्रसन्न होता है। आपका कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ा हुआ है, इसका कारण हम माने हाल ही में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और उसकी सत्ता में जो घमासान चल रहा है? नहीं, मैं इसको बिल्कुल गिनता ही नहीं हूं। वो घमासान उनके आपसी लेन देन या बंटवारे का घमासान है। मैं उस घमासान से बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरे कार्यकर्ता के आधार पर। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि जब अब केंद्र में हमारा है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बननी चाहिए, और जब दुनिया की सबसे बड़ी यानी 10 करोड़ का लक्ष्य रखा, आज तक मार्क्सवादी पार्टी बड़ी थी, हमने भी तय किया, हमने हमारे कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि 20% से ज्यादा आबादी देश की उत्तर प्रदेश में है, क्यों नहीं हम हमारे लक्ष्य का 20% से ज्यादा मेंबरशिप करें। उत्तर प्रदेश में आज तक 35 से 36 लाख मेंबरशिप थी, हमने निर्णय किया कि 2 करोड़ करेंगे। मैं साधुवाद दूंगा मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता को, नए पुराने नेता को, कि जिन्होंने वो लक्ष्य पूरा किया, 2 करोड़ मेंबरशिप की। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 1,40,000 बूथ है, हमने तय किया बूथ तक हम जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि इस बार प्राथमिक इकाई हमारी बूथ होगी। मुझे आज प्रसन्नता है, मेरे उत्तर प्रदेश की पूरी टीम पर गर्व है कि वो आज 1,29,000 बूथ तक पहुंच चुकी है। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरी उस कार्यकर्ता की एनर्जी पे है, उसकी मेहनत पर है, उसकी लगन पर है। और पिछले 6-8 महीने से जिस प्रकार से कार्यकर्ता सड़क पर आया है, अभी हमने थाना का घेराव का आंदोलन किया, मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई थाना बचा होगा जहां हमारा घेराव का कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन हमारा कार्यकर्ता खड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे की लड़ाई, सत्ता संगठन का संघर्ष, इसको किस रूप में लेते हैं? नहीं, देखिए, मैं इसको गिनता ही नहीं हूं। मैं सारे, जब मैं चुनावी युद्ध के मैदान में जाता हूं ना, तो मैं छोटा बड़ा नहीं गिन के प्रत्येक छोटे से छोटे को भी, बड़े से बड़े को बड़ी चुनौती मान के चलता हूं। और मैं हर चुनौती का ठीक प्रकार से मुकाबला हो, उसका ठीक प्रकार से हम हरा सकें, वो सारी व्यवस्था और रणनीति बना के चलता हूं। और इसलिए मेरा मानना है कि बूथ जीता, चुनाव जीता, और मेरा कार्यकर्ता बूथ पे केंद्रित हो चुका है। आप कल्पना करें, 1,40,000 में से 1,29,000 बूथ तक मेरे कार्यकर्ताओं की टीम बनी, और उसमें खाली कार्यकर्ता ही नहीं, मैं उसमें भौगोलिक, पॉलिटिकल और सोशल इक्वेशन को ध्यान में रख करके वहां की बूथ समितियां बना रहा हूं। तो क्या मैं मानूं कि ये आपका मूल मंत्र है? क्योंकि आप 3 राज्यों के चुनाव जिता चुके हैं, ये चौथा है, बड़ी अग्नि परीक्षा है, तो आपका ये मूल मंत्र है, जब भी जिस राज्य में आप चुनाव के मद्देनजर भेजे जाते हैं, आप इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं? देखिए, एक तो मैं आपको ठीक करूंगा कि चुनाव मैंने नहीं जीतता हूं, चुनाव मेरा कार्यकर्ता जीतता है, मेरा संगठन जीतता है, मेरा नेतृत्व जीतता है। ये हर बड़े नेता की बड़ी महानता होती है। नहीं, मैं उसका श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देता है। वही जीतता वास्तव में। ये जिस दिन गलतफहमी हो जाएगी कि मैं जीतता हूं, उस दिन खत्म हो जाएगा मामला। ये कार्यकर्ता, और मैं कार्यकर्ता पे भरोसा करता हूं, जो काम मैं दे रहा हूं वो पूरा कर रहा है। और ये मूल मंत्र नहीं है, ये हमारे संगठन की रीढ़ है। और जब संगठन खड़ा हो जाता है, और दूसरी तरफ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा बहाई है, आम मतदाता, देखिए बड़ौदा में मैं और नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतने के बाद साथ गए थे धन्यवाद देने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी का वाक्य क्या था? उन्होंने कहा, ये चुनाव नरेंद्र मोदी ने नहीं जीता है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता है, ये चुनाव हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता ने जीता है। बिल्कुल। और इसलिए जब जनता खड़ी हो जाती है, आम जनता के मन में, उत्तर प्रदेश का आम मतदाता भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी का विकास मेरे गांव तक, मेरी झोपड़ी तक, मेरे गली तक पहुंचे, और इसलिए चाहता है। आप कल्पना करेंगे, 27 साल से गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना बंद पड़ा था, वो किसी अकेले की प्रॉपर्टी नहीं थी,
कितने मुख्यमंत्री आए, कितने केंद्र में कड़ी से कड़ी एक लोगों की राज भी रहा, क्यों नहीं उसको चालू किया? मुझे बताइए। ऑप्टिकल्स होंगे, व्यवधान होंगे, आखिर सरकार थी, ठीक करते। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने पूर्वांचल की पीड़ा को समझा, किसान किया, वो किया बड़ोदरा में। लेकिन मोदी जी ने एक बात और कही थी, बड़े जोर शोर से कही थी, जिसकी पार्टी में बड़े स्तर पर चर्चा चल रही है। कई नेताओं ने, आपकी के पार्टी के बड़े नेताओं ने जिसे खारिज भी कर दिया है, अच्छे दिन आ गए। निश्चित रूप से अच्छे दिन आए, आ गए। आपने 2.5 साल में कहीं एक करप्शन सुना? क्या अच्छे दिन नहीं है जहां 5 करोड़ मेरी गरीब माताओं बहनों के घर में फ्री गैस कनेक्शन जाए? क्या अच्छे दिन नहीं है कि हाईवे जो प्रतिदिन 6 से 7 किलोमीटर बनता था आज 20 किलोमीटर प्रतिदिन बनने लगा? क्या ये अच्छे दिन नहीं है कि पूरे दुनिया हमारी बात मान करके योग दिवस के रूप में मनाए? ये अच्छे दिन ही है। फिर गडकरी जी ने कहा कि हमारे गले की फांस बन चुका है। नहीं, ये अच्छे दिन नहीं आए। देखिए किस रेफरेंस में कहा, किस कारण कहा, मैंने वो न देखा, मैं उस उत्तर में देता। लेकिन मैं जो आपको गिना रहा हूं, क्या ये अच्छे दिन नहीं है? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बाद में ये कहे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज एक्शन प्राइम मिनिस्टर, क्या ये अच्छे दिन नहीं है? काले धन को लेकर आज भी उस तरह की कार्रवाई नहीं की है। हर राज्य में आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर दिन, हर देश की राजधानी से लेकर गांव तक कई सारी निर्भया ऐसी हैं, निर्भया जैसी घटनाएं होती हैं। 68 वर्ष के गड्ढे आप एक दिन में 2 साल में भराने चाहो नहीं भरेंगे, लेकिन आम जनता में एक विश्वास जमा है कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर रहा है। उसके मन में कल्पना है, जिस प्रकार का उन्होंने रोड मैप दिया है। आप कोई सोचते सकते थे आदमी अपना हेल्थ कार्ड नहीं बना सकता है? मोदी जी ने किसान की भूमि का हेल्थ कार्ड बनाने का तय किया। कोई सोच सकता है आज तक फसल बीमा मात्र जो लोनी लोग थे उनके लिए, तो बैंक और लोन देने वाली एजेंसी वो आपस में मैच फिक्सिंग करती थी। अब इन्होंने तय किया प्रत्येक को किसान का लोन फसल बीमा होगा। कई चीजें ऐसी है। फिर गडकरी जी से पूछेंगे कि आपने कैसे बोल दिया? नहीं, ये किस रेफरेंस में बोला? मैंने वो बात सुनी नहीं ना। हर एक की बात का जवाब देना मेरा काम नहीं। उन्होंने किस रेफरेंस में कहा? मीडिया की प्रत्येक बात, मैं तो आपके माध्यम से कहना भी चाहूंगा कि मीडिया के हर एक प्रश्न से उत्तर से बचे। उन्होंने किस रेफरेंस से किया, क्यों कहा, कब कहा, मैंने सुना नहीं। चलता है, कोई मीडिया का काम है 24 घंटे चलाना, और इसलिए चलता है। मैं इस बात को मैं कहता हूं कि मैं अच्छे दिन के कारण बता रहा हूं आपको। क्या 21,000 विपक्ष भी यही आरोप लगाता है, कांग्रेस के लोग यही आरोप लगाते हैं। जब यूपीए की सरकार थी और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कई इस तरह के राजनीतिक जुमलों का प्रयोग कर रहे थे कि इतना काला धन है कि हर भारतीय के जेब में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो यूपीए भी ये मीडिया के ऊपर उस समय आरोप लगा रहा था, और आज आप 15 लाख की बात करते हो। 10 साल में जितने घोटाले गिने ना, वो घोटाले कहां गए? पैसा वो जनता की जेब का ही गया ना। लेकिन अभी तक जेल नहीं गया कोई। जिन बड़े नेताओं पर, जिन बड़े चेहरों पर बीजेपी ने आरोप लगाया चुनावी सभा में, वो अब तक जेल नहीं। जमानत पे आए सब। कितने गिनाऊं मैं? कौन कौन नहीं गया? जमानत पे बैठे सब लोग। इस तरह के भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को क्या आपको नहीं लगता कि फास्ट ट्रैक में इनके केस? भारतीय जनता पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान पे विश्वास करती है, न्यायालय पे विश्वास करती है। ये काम न्यायालय का है, और ये काम न्यायालय कर रहा है जो करना चाहिए। और ये जो सारे घपले उजागर के मैं पहले ही कह चुका हूं, अभी कहा मैंने कि हम लोगों ने नहीं किए, ये हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं ने किए। और एक नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ा जहां घपले घोटाले नहीं किए। वो पैसा अगर बचा होता तो किसकी जेब में जाता? और 2.5 साल में क्या ये अच्छे दिन नहीं है कि किसी मंत्री पे आप लोग चला करके भी, या कांग्रेस के लोग भी आरोप नहीं लगा सकते कि ये घपला हुआ है, ये घोटाला हुआ है? कितना पैसा बचाया हिंदुस्तान का? 21 करोड़ खाते जनधन योजना के नाते खुले। आज गरीब विद्यार्थी कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिना गारंटर के उसको लोन मिल रहा है। क्या ये अच्छे दिन नहीं है? ये अच्छे दिन की शुरुआत है। बिल्कुल। ओम साहब ने बताया कि अच्छे दिन की शुरुआत क्या है, अच्छे दिन की बातें क्या है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे कुछ और ज्वलंत मुद्दों पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ओम माथुर साहब से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खास रणनीतिकार हैं। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें मिली है और उत्तर प्रदेश को ठीक उसी तरह देख रहे हैं जिस तरीके से मछली की आंख को देखा जाता है। ओम साहब, लोकसभा चुनाव में भारी सफलता, आप लोगों की रणनीति, आप लोगों के चुनावी मुद्दे, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा सफलता लोकसभा चुनाव में मिलने के बाद, 72 सीटें मिलने के बाद चिंता होती है, इस बात की चिंता होती है कि 200 सीटों पर भी कैसे पहुंचा जाए। आप 200 सीट की बात करो, मैं कहता हूं उससे भी आगे जाएंगे हम। आप भरोसे के साथ कैसे? हमने 265 का तो नारा ही दिया है और 265 को हम पीछे छोड़ चुके हैं। और जिस प्रकार से ये बात बिहार में भी हुई थी, दिल्ली में भी हुई थी। देखिए बिहार में सर्वे क्या कहता है आपका? आपकी पार्टी ने सर्वे कराया? मैं सर्वे हरवे पे किसी पे विश्वास नहीं करता हूं जी। मैं तो धरती खोदने वाला आदमी हूं। मैं मेरे कार्यकर्ता पे विश्वास करता हूं। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का माहौल है, आज से 4 महीने पहले आप लोग ही क्या कह रहे थे, सर्वे भी क्या कह रहे थे, अब आप हमको आगे बता रहे हो, थोड़ा बता रहे होंगे। अभी और रुक जाइए ना, अभी तो 6 महीने हैं। हाँ, 2 महीने बाद, क्या 2 महीने बाद में आपको और कितने, अभी भी आप सारे जितने सर्वे आप लोग करते हो अपने अपने चैनल में, सबने हमको नंबर 1 पे बताया है। हमको तो गिन ही नहीं रहते। हमने तो किया ही नहीं अभी। आपने नहीं किया होगा, बाकी चैनल का बता रहा हूं, मीडिया बता रहा है ना, पर हमने तो किया नहीं। हमको आगे बता रहा। आप इंतजार करिए, जब जनता खड़ी हो जाए। हमारा सर्वे भी आने वाला है जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर साफ होगी और उसमें पता चलेगा ना, उसको भी देखेंगे कौन सी राजनीतिक पार्टी। मैं हर एक चीज से सीखता हूं। आपका सर्वे आएगा, उससे भी जरूर सीख लूंगा। जहां मेरी कमी होगी उसको पूरा करूंगा। लेकिन जो आज से 4 महीने हमको कह रहे थे बीजेपी तो कोई रेस में नहीं है, आज आप लोग सब मीडिया सारा कहने लग गया कि नहीं बीजेपी अब आगे एज में है, अखबार लिखने लग गए, विजुअल मीडिया दिखाने लग गए। तो कार्यकर्ता जब मैदान में जाता है और सारा दृश्य जिस प्रकार से लोग हमारे पास आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग हमारे, सारा जिस तरह से सोशल इक्वेशन हमारे पक्ष में होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं 200 सीट नहीं, हम तो 265 को भी पीछे छोड़ेंगे। कोई चेहरा होगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा चेहरा होगा। और मैं अब आपको बार बार बता रहा हूं। क्यों? मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूं। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जहां आप चेहरे के नाम बोलते हो ना, उनके पास कोई दूसरा नाम है। और हमारी पार्टी का निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। ये अधिकार किसी को नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी नहीं है। वो हमारा पार्टी अगर आवश्यकता समझेगा तो करेगा। अभी इस विषय में उन्होंने कोई विचार नहीं किया। और हमारा पार्टी का कार्यकर्ता सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड आधी रात को भी फैसला करेगा, उसको सिर पे रख करके बिल्कुल पूरी गति से भागेगा। लेकिन अभी इस पर कोई हमारा विचार सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने नहीं किया है। ऐसी चर्चा चल रही थी कि शायद कोई चेहरा सामने लाया जा सकता है। देखिए, ये सारी भविष्यवाणी मीडिया पे छोड़ी रखी है मैंने। भविष्यकर्ता आजकल मीडिया वाले हैं। मेरी बहुत स्पष्ट राय इसमें कि ये सारा निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है और वो अभी इस विषय में विचार नहीं हुआ है। क्या इस चुनाव में आप धर्म, वर्ग, संप्रदाय और जात को मिला जुला कर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है, लेकिन अभी तक चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो, कहीं ना कहीं घूमते हुए आप नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। क्या राम मंदिर मुद्दा नहीं होगा? राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन हम लोकतंत्र में, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता की मन की कल्पना है, इच्छा शक्ति है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बने। लेकिन उसके 2 ही तरीके, या तो न्यायालय का आदेश हो या आपस में बैठ के समझौता हो। मतलब ये 25-50 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ये आप लोग घोषणा करते रहिए, कल भी हो सकता है, कल समाज तय करे बैठ के, कल कोर्ट निर्णय करे, लेकिन हम उसका निर्णय नहीं करने वाले। मतलब घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र सीधे नहीं होगा? नहीं, घोषणा पत्र में ये निश्चित होगा कि राम जन्मभूमि पे हमारा भव्य मंदिर बने, लेकिन संवैधानिक तरीके से। और क्या क्या मुद्दे होंगे? विकास मुख्य मुद्दा होगा और वर्तमान प्रदेश सरकार की नाकामी है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे होंगे। समाज जीवन का, उत्तर प्रदेश के में समाज जीवन का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो वर्तमान सरकार से प्रसन्न हो। और जिस प्रकार से इनके कुनबे में कला पैदा हुई है और जिस प्रकार से मायावती जी के कुनबे में जो लेन देन हो रही है, और इसलिए मैंने कहा एक इंटरव्यू में कि जब भाजपा भारतीय जनता पार्टी में चाय पे चर्चा की तो सपा ने प्लॉट पे चर्चा की, बसपा ने नोट पे चर्चा की और कांग्रेस ने खाट पे चर्चा की।
और इनकी यही स्थिति है वहां। भारतीय जनता पार्टी सौहार्दपूर्ण तरीके से, सामंजस्य के साथ, अच्छे वायुमंडल से सबका साथ सबका विकास ले। और जब मैं सबका साथ और सबका विकास का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा याद करता हूं तो समाज जीवन के प्रत्येक वर्ग को हम साथ लेकर के चुनाव के मैदान में जाएंगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में खटिया खड़ी थी, लेकिन वो खटिया यानी कि खाट राहुल गांधी ने बिछा दी है। अब उस पर पंचायत कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कोई असर होगा? ये मैं बताया नहीं तो हमारे चाय की चर्चा का एक उन्होंने ढूंढा है, और जो असर हो रहा है वो आप दिखा रहे हो, हम भी देख रहे हैं रोज। उसमें चर्चा करने का जरूरत है? हाँ सर, देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दलितों पर कभी इतनी चिंता नहीं की। लेकिन कुंभ में आप स्नान करते हैं दलितों के साथ, ये बिल्कुल गलत है। ये खाली चुनावी दिनों में आपको याद आती है। आप 1942 याद करिए, जब गांधी जी हमारे संघ के शिविर में गए थे और भोजन के समय जब आसपास लोगों ने पूछा तो गांधी जी ने खुद के वर्ड आप याद करिए कि मैं तो ऐसे ही छुआछूत की बात कर रहा हूं, यहां संघ में तो इस प्रकार हमने कभी इस प्रकार की चीजें सोची नहीं। आज से नहीं, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग ऐसा रहा है। आज अगर आप पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी बनने और जनसंघ काल में तो मैक्सिमम सीट हम रिजर्व सीट जीत के आते हैं। अगर हमारे पास लीडर नहीं होते, हमारे पास जाना नहीं होता तो कैसे जीत के आते? हम किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप कल्पना करते हो कि ये पार्टी तो इस पर्टिकुलर वर्ग की, ये पार्टी उस पर्टिकुलर समाज की, ये पार्टी पर्टिकुलर इस नेता की। ऐसी नहीं है। हम सबका साथ रणनीतियां बनाते हैं। हाँ, हम सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। अचानक अंबेडकर जी के मुद्दे पर चर्चा होती है। अचानक नहीं, जो अंबेडकर जी को इतने दिनों से नाम ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, कि उनको किसने रोका था? उनको ये सारे पंचतीर्थ बनाने में किसने मना किया था? बताइए ना आप। जो अंबेडकर जी के नाम को ज्यादा, हमारे से ज्यादा आइडेंटिफाई ईयर मार्क मानते हैं, उनको किसने रोका? अगर हमारे मन में कल्पना नहीं होती, हमारे मन में ये धारणा नहीं होती, तो ये साहब दिल्ली के मकान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना, महाराष्ट्र में उनकी संपत्ति को खरीद के उनके जन्म स्थान को पंचतीर्थ अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के पंचतीर्थ। अरे अंबेडकर को, जो कांग्रेस अंबेडकर जी के नाम से इतने साल राज कर गई, उसी अंबेडकर को संसद में जाने के लिए नेहरू ने रोका था। इतिहास गवाह इसका। और इसलिए आप ये हमको इस चीजों को, हम इन चीजों से बहुत आगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से तमाम तरह की चीजें उत्तर प्रदेश बिहार में आपने देखा है, भुगता भी है बिहार में, उत्तर प्रदेश भी कमोबेश कुछ उसी तरह का राज्य है, जहां पर जात पात के बल पे या सरकारें बनती हैं और वोट बैंक की राजनीति भी होती है। वहां पर दलित एक अच्छा खासा वोट बैंक है, अल्पसंख्यक का वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है। क्या इन तमाम तरह के वोट बैंक पर, जहां की पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति करती हैं, आपकी कोई खास रणनीति? देखिए, इस सारे वोट बैंक को समझ में आ गया कि हमें वर्षों तक ठगा गया है। वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। आप देखिए, कुल 7 लोकसभा सीट जीती, 2 कांग्रेस, 5 सपा। कौन जीते? परिवार से बाहर कोई आया क्या बाहर? और आज अगर हमारी सीटें देखें तो 24 तो हमारे ओबीसी के सांसद जीते। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन सब समाज वर्ग में अपना स्थान बनाया, अपने विकास का नाम बताया। आदरणीय मोदी जी ने अपना स्थान बनाया और सब वर्ग में ठगे सा महसूस कर रहे, अरे यार हम तो वोट देते रहे, लेकिन ये तो परिवार ही, एक कुनबा ही बढ़ता जा रहा, एक परिवार ही बढ़ता जा रहा। आज आप कल्पना करिए ना, 125 साल से ज्यादा पुरानी कांग्रेस को बाहर से लाकर के नेता स्थापित करना पड़े। बाकी 2 पार्टी हैं, उनमें बताइए कोई तीसरा आ सकता है क्या? नहीं, लेकिन बाहर से आके भी तो देश में सत्ता स्थापित कर ली। हमने कहा मना कर रहे हैं? इन्हीं देश के मतदाताओं ने स्थापित की। हमने कहा मना करे, उन्होंने उठाया वापस। आज कहां है वो? 10 साल बाद। हाँ, 10 साल बाद तो उनको तो अनुभव आया ना, जनता समझ में आई ना बात। गुजरात में किसकी नजर लगी? गुजरात कोई नजर नहीं। गुजरात में वापस सरकार में आएंगे भरोसे के साथ। बिल्कुल भरोसे के साथ। वहां जो कुछ चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, दूर हो जाएंगे, वोट कहीं नहीं जाने वाला हमारा। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में कुर्सियां क्यों उछाली जाती हैं? ये देखिए, आखिर इतनी बड़ी पार्टी, थोड़ा बहुत तो कार्यक्रम होता रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब थोड़ा बहुत कार्यक्रम होते रहना चाहिए। नहीं, ये देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विरोध और पक्ष दोनों चीजें साथ साथ चलेगी, और इसलिए इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, चलता रहता है ये तो। एक सवाल खास, घोषणा पत्र कब तक आएगा? इसके साथ साथ आप पार्टी में उम्मीदवारों की घोषणा कब तक कर देंगे? बहुत जल्दी ही घोषणा पत्र से पहले विजन डॉक्यूमेंट आएगा हमारा, और उम्मीदवार भी हम सोच रहे हैं कि
बहुत जल्दी कर देंगे, लेकिन मैंने बताया ना हमारा क्या किश्तों में करेंगे या एक साथ करेंगे या कब से शुरू करेंगे? नहीं, इंतजार करिए कैसे करते हैं। बहुत सी सीटें ऐसी होंगी जिसमें करीब सब करीब तय है कि उनको टिकट देना सब ही। चीजें रणनीति के तहत होगी। सारे पेपर आज ही मैं आउट नहीं करूंगा, लेकिन सब चीजें रणनीति के तहत होगी और आपकी सोच और अपेक्षाओं से जल्दी ही सब काम होंगे। क्या आपको लगता है कि हर चुनाव में होता है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग स्थापित नेता होते हैं और उनकी कुछ उम्मीदें भी होती है, वो चाहते हैं कि उनके समर्थकों को वोट मिले। उत्तर प्रदेश में ऐसा तो कुछ नहीं है। सबका सम्मान रखते हुए, सबकी राय करते हुए जीता हुआ टिकाऊ उम्मीदवार तय करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपको ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेहतर काम करें और मुझे लगता है कि नमस्कार। आपने बेहतर अब तक काम भी किया है। निश्चित रूप से आपकी शुभकामनाएं हमारे हर साथ कोई हैं। आपको देख भी रहा है और जी। आप उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर काम करें। हमारी शुभकामनाएं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।